आज बात ईरान की, जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। एक ऐसी हत्या जिसने तेहरान के सत्ता के गलियारों में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया है। चलिए आज इसी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो हुआ ये कि 17 मार्च 2026 को ईरान के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी तेहरान में एक हवाई हमले में मारे गए। अब ये सिर्फ किसी बड़े अधिकारी की मौत नहीं है, ये उस शख्स का अंत है जिसे बहुत से लोग ईरान का सबसे ताकतवर इंसान मानते। और ईरानी सरकार ने देखिए किन शब्दों में उनकी मौत की पुष्टि की। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये इस घटना की गंभीरता को भी दिखाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अली लारिजानी थे कौन? क्यों उन्हें डी फैक्टो यानी असल लीडर कहा जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत से ईरान और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये समझने के लिए कि यह हत्या इतनी बड़ी बात क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है कि जिस वक्त अली लारिजानी मारे गए उनकी हैसियत क्या थी। देखिए, कागज पर तो वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे, लेकिन असल में उन्हें डी फैक्टो लीडर माना जाता था। मतलब वो शख्स जो पर्दे के पीछे से असल में देश चला रहा था, सत्ता का असली केंद्र। और आप देखिए उनका कंट्रोल कहाँ कहाँ था। देश में चल रहे युद्ध से लेकर अंदरूनी बगावत को कुचलने तक, और पड़ोसियों से रिश्ते साधने से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बातचीत तक, हर बड़े फैसले पर लारिजानी की छाप थी। और उनकी मौत का असर वो तो फौरन देखने को मिला। एक ईरानी अधिकारी का ये बयान बताता है कि हुकूमत के अंदर किस कदर डर और बेचैनी फैल गई थी। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। लेकिन लारिजानी को समझना इतना आसान नहीं है। वो कोई आम नेता नहीं थे। उनकी शख्सियत में ना गजब के विरोधाभास थे जो उन्हें एक बहुत ही पेचीदा इंसान बनाते थे। उनका सफर दशकों लंबा था। आप देखिए, उन्होंने ईरान की सत्ता के हर जरूरी हिस्से में काम किया। सेना, फिर मीडिया, फिर संसद। सत्ता की सीढ़ियां वो बहुत सोच समझ कर चढ़े थे। और ये स्लाइड उनके दो चेहरों को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ वो एक पढ़े लिखे दार्शनिक थे जिन्होंने कांट जैसे फिलोसोफर पर किताबें लिखीं, और दूसरी तरफ एक सख्त फौजी जनरल जो देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का मुखिया था। एक ही इंसान के अंदर ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं। बाहर की दुनिया के लिए वो अक्सर एक प्रैक्टिकल नेता का चेहरा दिखाते थे, जैसा इस बयान से लगता है। वो बातचीत के लिए तैयार दिखते थे, लेकिन अपने ही देश में उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। और यहीं से उनकी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे स्याह है। वो काम जिनकी वजह से उन पर पाबंदियां लगी और आखिर में वो एक निशाना बन गए। देखिए, लोगों पर सख्ती करने का उनका रिकॉर्ड कोई नया नहीं था। जब वो सरकारी मीडिया के हेड थे, तब भी उन्होंने मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, विरोध की आवाज को दबाने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36,500। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए, और इस कार्रवाई की कमान लारिजानी के हाथ में थी। ये आंकड़ा उनके शासन के क्रूर चेहरे को दिखाता है। मतलब साफ है, दुनिया की नज़र में वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका ने तो उन्हें इस पूरी कार्रवाई का मास्टरमाइंड तक कह दिया था, यानी इस क्रूरता का मुख्य योजनाकार। कहा जाता है कि उन्होंने चीन का वो थियानमेन स्क्वायर वाला मॉडल अपनाया था। याद है 1989 में बीजिंग में कैसे प्रदर्शनों को कुचल दिया गया था? मतलब किसी भी कीमत पर विरोध को कुचल दो, प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताओ और उन पर सेना के हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो। ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा था। तो अब सवाल ये है, लारिजानी तो चले गए, पर अब ईरान का क्या होगा? आगे क्या होने की आशंका है? अब देखिए, इस पर ना दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का सिस्टम इतना मजबूत है कि वो ऐसे झटके झेल सकता है। उनका कहना है कि सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का तर्क है कि लारिजानी की मौत से एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा, खासकर कूटनीति के मामले में। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले वक्त में खतरे बहुत बड़े हैं। डर इस बात का है कि लारिजानी की जगह जो भी आएगा वो शायद उनसे भी ज्यादा कट्टर हो। इससे फौजी टकराव का खतरा और बढ़ सकता है और बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हो सकता है ईरान की हुकूमत ये झटका सह जाए, लेकिन वो किस शक्ल में बचेगी? लारिजानी के जाने से जो खालीपन आया है उसे कौन भरेगा? और क्या वो ईरान को एक और भी ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित रास्ते पर ले जाएगा? भविष्य वाकई अनिश्चित है।